Students, today we are here to discuss about organ-specific and tissue-specific manifestation. The disease-causing microbes enter the body through these different means. Where do they go then? Actually, जब disease-causing microbes enter करते हैं body से, तो वो different method से, different means से वो enter करते हैं. फिर क्या होता है? The body is very large when compared to the microbes. So there are many possible places, organs and tissues where they could go. So do all microbes go to the same tissue or organ, or do they go to different ones? So different species of microbes seems to have evolved to home in one different parts of the body. In part, this selection is connected to their point of entry. जैसे अगर हम बात बोल रहे हैं कि किस पार्ट से वो एंटर हुआ है और वो किस से कनेक्टेड है, ये डिपेंड करता है. अगर वो नोज के थ्रू एंटर हुआ है तो वो लंग्स में जाएगा. अगर वो माउथ के थ्रू एंटर हुआ है तो वो गट में जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा. जैसे ट्यूबरक्लोसिस जो है अगर नोज के थ्रू हुआ है तो लंग्स में चला जाएगा. इफ दे एंटर थ्रू माउथ, they can stay in the gut lining like typhoid causing bacteria, or they can go to the liver like the viruses that cause jaundice. So ये different means होते हैं जिससे different रास्ता वो अपना लेते हैं. जैसे मुंह से गया तो intestine या alimentary canal, nose से गया तो obviously lungs. But this need not always be the case. An infection like HIV that comes into the body via sexual organs will spread to lymph nodes all over the body. मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जिस ऑर्गन उससे एसोसिएटेड है वहीं पे इन्फेक्शन होगा. जैसे HIV सेक्सुअल ऑर्गन के थ्रू एंटर हुआ सपोज, तो वो लिम्फ नोड में स्प्रेड हो जाएगा ऑल ओवर द बॉडी. मलेरिया कॉजिंग माइक्रोब जो हैं वो मॉस्किटो बाइट से ब्लड के थ्रू आए और वो लीवर में चले जाते हैं. देन टू द रेड ब्लड सेल्स, तो फिर वो रेड ब्लड सेल्स में गए. सो द वायरस कॉजिंग जैपनीज एंसेफेलाइटिस और ब्रेन फीवर विल सिमिलरली एंटर थ्रू अ मॉस्किटो बाइट, बट इट गोज ऑन टू इन्फेक्ट द ब्रेन. ये ब्रेन तक पहुंच जाते हैं. मॉस्किटो बाइट से शुरू हुआ और ब्रेन तक पहुंच गया. तो जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं डिजीज के वो डिपेंड करते हैं ऑन द टिश्यू और ऑर्गन विच माइक्रोब्स टारगेट, है ना. जो माइक्रोब्स टारगेट कर रहा है या माइक्रोब टारगेट कर रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है. जैसे लंग्स हैं तो सिम्टम्स जो होंगे कफ एंड ब्रेथलेसनेस होगा. लीवर है तो जॉन्डिस हो जाएगा. ब्रेन है तो ऑब्वियसली हेडेक होगा, वॉमिटिंग होंगे, फिट्स होंगे, अनकॉन्शियसनेस होगी. तो ब्रेन अगर टारगेट है तब तो सिम्टम्स एंड साइन जो है इन्फेक्शन का वो डिपेंड करता है कि कौन से ऑर्गन को वो अफेक्ट कर रहा है, कौन सा उसका टारगेट टिश्यू है और ऑर्गन है, और वो टिश्यूज और ऑर्गन क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. सो इन एडिशन टू दीज टिश्यू स्पेसिफिक इफेक्ट्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, there will be other common effects too. Most of these common effects depend on the fact that the body's immune system is activated in response to infection. जब एक्टिव इम्यून सिस्टम होगा उसमें हमें ज़्यादा सेल्स मिलेंगी टू द अफेक्टेड टिश्यू टू किल ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स. वो क्या करेंगी, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को किल कर देंगी. और ये जो ज़रूरत पड़ेगी, जो रिक्वायरमेंट पड़ेगी, प्रोसेस इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन. मतलब ज़्यादा सेल की ज़रूरत पड़ेगी ताकि माइक्रोब्स को किल कर दें. और ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ये इन्फ्लेमेशन कहलाता है. तो एज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस देयर आर लोकल इफेक्ट्स, जैसे स्वेलिंग हो गया, पेन हो गया, जनरल इफेक्ट्स हो गया, जैसे फीवर वगैरह हो गया. तो इन्फ्लेमेशन में ये सब होता है. In some case, the tissue specificity of the infection leads to very general seeming effects. जैसे HIV इन्फेक्शन हुआ तो वायरस इम्यून सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है, इम्यून सिस्टम को डैमेज कर रहा है. तो जो HIV एड्स हैं वो बॉडी में इम्यूनिटी वीक हो जाती है, तो फिर बॉडी में दूसरी डिजीजेज हो जाती हैं. जैसे स्मॉल कोल्ड कैन बिकम निमोनिया,
क्योंकि इम्यून सिस्टम वीक है तो कोल्ड निमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी तरह से और भी बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसे माइनर गट इन्फेक्शन जो है मेजर डायरिया हो जाएगा जिसमें ब्लड लॉस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इट इज these other infection that kill people suffering from HIV and AIDS। मतलब दूसरे इन्फेक्शन की वजह से वो पर्सन मरता है जिसको HIV AIDS होता है। It is also important to remember that the severity of disease manifestation depend on the number of microbes in the body। अगर नंबर ऑफ माइक्रोब्स कम है तो डिजीज मैनिफेस्टेशन माइनर होगा, अननोटिस होगा। लेकिन अगर माइक्रोब्स ज्यादा हैं तो disease can be severe enough to be life threatening। तो the immune system is a major factor that determines the number of microbes surviving in the body। immune system अच्छा होगा तो microbes survive नहीं करेंगे क्योंकि immune system की cells उसको kill कर देंगी। अब principle of treatment क्या है? What are the steps taken by your family when you fall sick? क्या होगा, आप अगर बीमार पड़ेंगे आप डॉक्टर के पास जाएंगे, रेस्ट करेंगे। So based on what we have learned so far, it would appear that there are two ways to treat an infectious disease। पहला कि reduce the effect of the disease, दूसरा kill the cause of the disease। तो दो प्रिंसिपल हैं। डॉक्टर पहले क्या करते हैं, इफेक्ट ऑफ डिजीज को कम करते हैं, और दूसरा स्टेप होता है डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को किल करना। सो फॉर द फर्स्ट वी कैन प्रोवाइड ट्रीटमेंट that will reduce the symptoms। The symptoms are usually because of inflammation। For example, we can take medicines that bring down fever, reduce pain or lose motion control करने के लिए। We can take bed rest so that we can conserve our energy। So this will enable us to have more of it available to focus on healing। लेकिन this kind of symptoms directed treatment by itself will not make the infecting microbes go away। लेकिन ये symptoms तो ठीक हो रहे हैं लेकिन माइक्रोब्स मर नहीं रहे हैं। तो दूसरा प्रिंसिपल होता है माइक्रोब को किल करने का। माइक्रोब्स कैसे किल होंगे? माइक्रोब्स किल होंगे अगर हम एंटीबायोटिक्स खाएं। तो माइक्रोब्स डिफरेंट कैटेगरीज के होते हैं, वायरसेस होता है, बैक्टीरिया होता है, फंगस होते हैं, प्रोटोजोन्स होते हैं। ईच ऑफ दीज ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म विल हैव सम एसेंशियल बायोकेमिकल लाइफ प्रोसेसेस which is peculiar to that group and not shared with the other। मतलब ये सारे ऑर्गेनिज्म के अपना पिक्यूलर लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म में नहीं मिलती। So these processes may be pathway for the synthesis of new substances और respiration। अब ये जो pathways हैं वो हम यूज नहीं करें, तो हमारी जो सेल्स हैं वो न्यू सब्सटेंस बनाएंगी बाय अ मैकेनिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट यूज बाय बैक्टीरिया। मतलब बैक्टीरिया में जो सेल्स बन रही हैं वो अलग मैकेनिज्म से बन रही हैं और हमारी जो सेल्स बन रही हैं वो अलग मैकेनिज्म से बन रही हैं। तो हमने देखा कि एंटीबायोटिक्स जो हैं वो बैक्टीरियल की सेल वॉल की ग्रोथ को रोक देती हैं या ब्लॉक दी बैक्टीरियल सिंथेसिस पाथवेज विदाउट अफेक्टिंग आवर ओन। वो बैक्टीरियल सिंथेसिस का पाथवे ब्लॉक कर देते हैं और हमारा अफेक्ट नहीं करता। तो लेकिन वायरसेस के केस में ऐसा नहीं होता। ऐसे ही कुछ ड्रग्स होती हैं प्रोटोजोन्स को किल कर देती हैं जैसे मलेरिया पैरासाइट्स को। वन रीजन वाई मेकिंग एंटीवायरल मेडिसिन इज हार्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में कि एंटीवायरल मेडिसिन बनाना क्यों मुश्किल है जबकि एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन अवेलेबल है मार्केट में। तो आप ये लिखेंगे कि वायरसेस की अपनी बहुत कम बायोकेमिकल मैकेनिज्म होती है, अपनी उसकी खुद की, वो हमारी बॉडी की सेल में एंटर होता है और हमारी बॉडी की सेल की मशीनरी को यूज करता है। तो जो भी दवाई वायरसेस को मारने के लिए होगी वो हमें भी अफेक्ट कर सकती है। तो this means that there are relatively few virus specific target to aim at। क्योंकि हम वायरस को मार रहे हैं तो फिर हमारी सेल भी इन्वॉल्व हो रही हैं, वो हमारी मशीनरी भी यूज कर रहे हैं। इसलिए आज तक जो है जो ड्रग्स है HIV इन्फेक्शन अंडर कंट्रोल नहीं हो पाया, ठीक है। लेकिन कुछ मेडिसिन आई हैं जो लिमिटेशंस हैं, लेकिन कुछ मेडिसिन आई हैं जो बहुत इफेक्टिव हैं।
तो प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन क्या है कि हम कैसे किसी चीज़ से बच सकते हैं, कैसे बीमारी से बच सकते हैं। आजकल तो इसकी बहुत बात हो रही है क्योंकि कोविड फैला हुआ है, तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये बहुत इम्पोर्टेंट एक प्रोवर्ब है जो हम यूज़ करते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं? सबसे पहले अगर हम एयरबॉर्न डिजीज़ेज़ के बारे में बात करें, तो जिस तरह से हम आजकल मास्क लगा के रह रहे हैं और क्राउडेड प्लेसेस को हम अवॉइड कर रहे हैं। पिक्चर हॉल्स बंद हो गए थे, सिनेमा हॉल बंद हो गए थे, स्कूल बंद हैं और जब हम खाँस रहे हैं या छींक रहे हैं तो हमारे मुँह पे मास्क है और वैसे भी कोहनी के बीच में रख के एक नया स्टाइल हुआ स्नीज़िंग का। तो अगर वाटर बॉर्न इन्फेक्शन है तो हम बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर लें। अगर वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शन से बचना है तो अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखें और पानी इकट्ठा ना होने दें। तो जैसे गमले में अगर ये पॉट्स में अगर हमने प्लांट लगाए हुए हैं तो उसके नीचे जो प्लेट होती है उसमें अगर पानी इकट्ठा हो गया, टूटे-फूटे टायर्स में पानी इकट्ठा हो गया, हमें उसको साफ करना है क्योंकि वो ब्रीडिंग प्लेस हो सकता है मॉस्किटोज़ का। हमारा सेल्फ इम्यून सिस्टम कैसे इम्प्रूव करेगा? जब हम हेल्दी फूड खाएँगे, ठीक है? हम वेजिटेबल्स खाएँगे, हम फ्रूट्स खाएँगे, तो वही हमें बचा सकता है हमारा हेल्दी इम्यून सिस्टम। और प्रॉपर फूड खाना है, बैलेंस डाइट खानी है और वैक्सीनेशन स्पेसिफिक वे होता है वैक्सीनेशन का। जो मैंने अभी बताया सारे मेथड ये जनरल मेथड थे बीमारी से बचने के लिए, लेकिन स्पेसिफिक वे है कि वैक्सीनेशन होना चाहिए। वैक्सीनेशन से बहुत सारी बीमारियां से हम बच सकते हैं। अब कोविड की वैक्सीन आई है, देखते हैं वो कितना इफेक्टिव होती है। वरना जब बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर एक वैक्सीनेशन कार्ड पेरेंट्स को हैंड ओवर कर देते हैं कि ये वैक्सीनेशन होना है ताकि हमें बीमारियों से बचाया जा सके। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग।